सुनो बेटा, जो आज की मेरी क्लास है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1। चैप्टर 1 कनेक्टेड है कुछ थोड़ा सा 11th क्लास से, तो मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा ताकि वो ब्रिज का काम जरूर करूंगा। आपको पता भी है, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे रिलेशंस या सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हो, लेकिन मैं स्टार्ट वहां से करूंगा। 15 मिनट पहले बोलूंगा, उसके बाद जो हमारा 12th का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा, बेसिकली इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे। फर्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एंड थर्ड, बाइनरी ऑपरेशन। तो सीबीएसई ने क्या किया था बेटा, बिफोर कोविड उन्होंने इस टॉपिक को तो पहले ही कट कर दिया था, बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 टॉपिक रह गए थे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सेकंड वन इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उन्होंने इस इनवर्स को भी हटा दिया था, सिर्फ ये टॉपिक रखा। लेकिन इसके साथ, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन बिल्कुल हटा देंगे तो सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि उस चैप्टर में तो उन्होंने सब कुछ ही समझो डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर। अब आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया इसके साथ। मतलब हमें जब किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें यह शो करना पड़ता है कि यह फंक्शन इनवर्टिबल है। जैसे आपने मैट्रिक्स में देख लिया कि एवरी मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, ठीक है। और जो भी इन्वर्टिबल होते हैं वो होते स्क्वायर मैट्रिसेस है, बट ऑल दी स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल। कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सेम होता है बेटा, किसी भी फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो चाहे कोई अलजेब्रिक फंक्शन, वो कब इन्वर्टिबल होता है, तो उसकी कंडीशन होती है कि फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। अब वो क्या होता है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, वन वन एंड ऑन टू। और उसके बाद यानी कभी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता था, तो समझ लीजिए अगर उसको मैं 3 स्टेप में डिवाइड करता था। फर्स्ट, टू शो वन वन। सेकंड, टू शो ऑन टू। थर्ड, टू फाइंड इनवर्स। तो उन्होंने क्या किया, इनवर्स तो हटा दिया, लेकिन वन वन और ऑन टू का कहा जी बच्चों को कॉन्सेप्ट आपने बताना है, वो एज इट इज रख दिया। देखा जाए तो अगर वन वन ऑन टू बच्चा कर रहा है, वन वन भी प्रूव कर रहा है, ऑन टू भी प्रूव कर रहा है, तो फिर तो इनवर्स तो कुछ रह ही नहीं जाता, लास्ट की 2-3 लाइनें रह जाती है। तो अब आप ये समझ के चलो कि हमें इन दोनों टॉपिक को तो करना ही है। बाद में देखेंगे जो चीज कट गई, तो इस चैप्टर में मैं कुछ ज्यादा डिडक्ट नहीं करूंगा, दोनों करवा दूंगा आपको। ये तो ऑलरेडी मतलब बिफोर कोविड पहले ही सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो हम वन बाय वन इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा कि हमें कोई भी रिलेशन गिवन होगी और उस रिलेशन को हमें प्रूव करना होगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, राइट। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ सकता है, सर हमने ना रिलेशन फंक्शन 11th में ढंग से किया ही नहीं, या किया था तो समझ भी नहीं आया था। कुछ ऐसी चीजें आती हैं मेरे पास जब ऑफलाइन क्लासेस में हम सामने बैठे होते हैं। अब आप अपने वहां बैठे हुए कुछ सोच भी रहे होंगे कुछ बच्चे यही सेम चीज जो मैंने कही है। तो मैं फिर क्या करता हूँ बेटा, उस समय भी चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो चाहे ऑनलाइन, यानी कि लास्ट ईयर की वजह से मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, ये हमेशा जब भी मैं इस टॉपिक को करवाता हूँ, सबसे पहले उनको 11th की थोड़ी सी बातें जरूर रिलेशंस के बारे में बताता हूँ, वहां तक पहुंचते हैं रिलेशंस तक, ठीक है। क्योंकि जब हमें रिलेशंस का पता होगा, तभी तो उस रिलेशंस को क्या प्रूव करना है जो हमारे। और आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन 11th क्लास में भी था ऐसा ही, जो इसी पर बेस्ड था, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझो पीछे चलते हैं, प्रीवियस नॉलेज उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर आपको सबको पता हो कि व्हाट इज अ सेट, याद है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, नेचुरल नंबर लेस देन 5, फैक्टर ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3, कुछ भी। तो सेट हमने मान लीजिए 1 2 3 4 लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। बी इज अ सेट
मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 7, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हो। मैंने सेट दे ही दिए रोस्टर फॉर्म में। अब आपको इन दोनों की यूनियन करनी भी आती है ना, आपको इंटरसेक्शन करना भी आता है, आपको डिफरेंस भी आता है a माइनस बी, आपको a कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज आल्सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बट दैट डिफरेंस इज ऑलवेज फ्रॉम विद यूनिवर्सल सेट, यानी a कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस a, है ना, यही था ना, सबको ये तो क्लियर है ना बेटा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। जैसे यूनियन क्या होती, 1 2 3 4 6, मतलब हम कहते थे बेटा सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, सिर्फ कॉमन जो एलिमेंट्स वो एक ही बार आएंगे, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to at least one of the two sets, either belongs to A or belongs to B। और जब हम और कहते हैं तो both तो होता ही होता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, at least belongs to one of the two sets, मतलब चाहे वो A से बिलोंग करे और B से करे और दोनों से करे। हम कोई भी एलिमेंट यूनियन में ऐसा नहीं लिखते जो किसी दोनों सेट में नहीं है। मान लीजिए मैं कहूं कि इसकी यूनियन में मैंने 5 लिख दिया तो गलत है, 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो यूनियन में सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कम से कम एक से बिलोंग करें। फिर उसके बाद यूनियन के बाद हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए एंड बी, एंड बी का मतलब बोथ कॉमन एलिमेंट्स। जब हम उस बात करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा a माइनस बी की। a माइनस बी इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a एंड नॉट बिलोंग्स टू b। अब अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो 1 2 4, है ना, और b माइनस ए की बात करेंगे तो ओनली 6, कि b के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन a वाले छोड़कर। और तुम्हें ये भी मालूम है, बेसिकली देखा जाए तो a माइनस बी होता क्या है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b ही होता है ना। हम तो भाई a में से कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन है, ये थोड़ा 6 हटा देंगे, 6 जब a में ही नहीं है तो कहां से हटेगा। b माइनस ए का मतलब आपको मालूम है b माइनस ए इंटरसेक्शन b ही होता है, तभी तो b माइनस ए में सिर्फ एलिमेंट आएगा ही कौन सा, ओनली 6। और a माइनस बी में क्या आएंगे, 1 2 4। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट मींस ए सेट ऑफ एलिमेंट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को समझाते थे, बेटे जब कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करो, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, ए वाले छोड़ दो, भाई जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यही था ना। फिर जब हम सेकंड चैप्टर पे आए, रिलेशन फंक्शंस, उसमें सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते थे व्हाट इज ए ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब नाम से पता लग रहा है कि ऑर्डर्ड, जहां पर एक पेयर है लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 2,3 और 3,2 दोनों डिफरेंट है ना। आप कार्टेशियन प्लेन में भी अगर 2 3 को दिखाओगे, 3 2 दिखाओगे, डिफरेंट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर डज मैटर। तो 2 और 3 अलग है, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, याद है। फिर इसके ऊपर बेस हमने इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की बात करी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। तो इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन था कि x प्लस हाफ कोमा y माइनस 3 इज इक्वल टू में 2,3, x और y की वैल्यू निकालिए। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल लिख देते थे, सेकंड को सेकंड के, वहां से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती थी, यही था ना। अब बात आती है बेटा, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया, हमने ऑर्डर्ड पेयर किस लिए समझा था, अगर आपको याद हो, हम उसके बाद आपको बताते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी आपको A क्रॉस B, क्योंकि हम ये बताते थे बेटा A क्रॉस B दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज आल्सो ए सेट, बट इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर AB in which A belongs to A and B belongs to B, यही होता था। तो A क्रॉस B में आप क्या लिखते थे, अगर मैं गिवन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप कहेंगे सर 1 3 2 3 4 3 1 6 2 6 3 6 और 4 6, यही था बच्चों। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते थे सेकंड एक्सरसाइज से हमारी 2.2 रिलेशन पर बेस्ड,
सो हम रिलेशन क्या किसे कहते थे? हम रिलेशन को डिफाइन करते थे, मतलब रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिश्ता, एक तरह से अगर हिंदी में कहें तो मतलब दो सेट्स के एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें उन ऑर्डर्ड पेयर को चूज करना होता, यही होता था। जैसे यहां पर मैं अगर कोई एक रिलेशन की बात करूं, भैया एक रिलेशन लिखिए ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और यहां पर मैंने क्या दिया, ए माइनस बी इज एन इज डिविजिबल बाई टू, इज डिविजिबल बाई टू, कुछ भी कह सकता हूं मतलब। तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचते थे कि सर एक तो इस वाली रिलेशन में 1 3 भी आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, 2 3 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, क्योंकि 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, 4 3 नहीं आएगा, 1 6 नहीं आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 4 6 आएगा, है ना? आप इस टाइप से ऑर्डर पेयर लिख देते थे, मतलब उन ऑर्डर पेयर को चूज कर लेते थे जो रिलेशन हमें वहां पर बता रखी है, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम आपसे पूछते थे बेटे इस रिलेशन का आप हमें डोमेन बताइए और रेंज बताइए, और कोड मेन भी पूछते थे, बट वो कम पूछते थे, क्योंकि कोड मेन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोड मेन लिखने के लिए आपको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत भी नहीं। अगर एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी, सो जो सेकंड सेट है बी, दैट इज द कोड मेन। अगर कोई रिलेशन फ्रॉम पी टू आर है तो आर इज द कोड मेन। लेकिन रेंज और डोमेन के लिए हमें रिलेशंस को लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट in that relation. So 1, 2, 3, 4, this is a domain, and what is the range? 3, 6. कुछ ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ये तो सेम वही आ गए, यस इसमें हमारी डोमेन ए आई और रेंज क्या आई, बी, यानी कि कोड मेन और रेंज बराबर ही है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए आपको यहाँ पर कहता कि मुझे ऐसा चाहिए कि ए माइनस, मैंने एक रिलेशन और लिखी, मैंने कहा इसमें ऐसे ऑर्डर पे बताइए ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आपको मैंने कहा कि a माइनस बी इज लेस देन 1 2 2, तो आप इसमें अब आपको मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, 1 3 नहीं आएगा, 2 3 आ जाएगा, इसमें 2 3 आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 4 3 भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो अब देखो बेटा, अब इसके अंदर डोमेन क्या है, डोमेन है 2 3 4, और रेंज क्या है, ओनली 3। ये तो आपने सब 11th में किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कोई भी रिलेशन गिवन होगी और उसको प्रूव करना होगा कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। उसकी मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए करना क्या होता है, लेकिन हमारा पहला काम तो ये है ना, हम पहले अपने माइंड में रिलेशंस को तो लेके आए, रिलेशंस होती क्या है। तो रिलेशंस इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आर रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन, रिलेटेड टू ईच अदर विद गिवन कंडीशन, जो भी होती है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, हमें मतलब इस टाइप की ना रिलेशन दे दी जाएगी, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में दे, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में दे, और हमारे से पूछेंगे कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो अब माइंड में आता है कि सर ओके, अब रिलेशन होगी रिवाइज, कि सबसे पहले हमने सेट को देखा था, सेट के ऑपरेशन से, तो सेकंड में हमने एक तरह से जहां प्रोडक्ट की बात होती है तो वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्ड आता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट है, और इन्हीं ऑर्डर पेयर में से कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर चूज करते थे अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। और फिर आज वो क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशन, जैसे मैं ये कहूं कि क्या बेटा ये वाली रिलेशन इक्विवेलेंस है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आप कहोगे सर कैसे चेक करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना, अब रिलेशंस आपके माइंड में आ गई कि रिलेशंस क्या होती है। तो अगर मैं रिलेशंस को एक बार फिर यहां पर डिफाइन करूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं a relation from A to B is a subset of A क्रॉस B। अब तुम्हें मालूम है वो A क्रॉस B का सबसेट ही होता है, बस, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होती है। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कहूंगा अ रिलेशन इज said to be
equivalence if and only if R is reflexive, R is symmetric, a relation R is said to be equivalence if R is reflexive, R is symmetric and R is transitive. अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आया? ठीक है सर, डेफिनेशन तो पढ़ ली, हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव का क्या मतलब, राइट? बहुत अच्छा, आपको बता दूं पहले, कुछ चैप्टर्स का ना एक भ्रम सा बनाया होता है यार, फर्स्ट चैप्टर ना बड़ा अजीब सा है, बड़ा बेकार सा है। मैं कहता हूं सबसे आसान टॉपिक रिलेशन फंक्शंस का हुआ 11th में ही बना दिया जाता है। रिलेशन फंक्शन बड़े अजीब से हैं, बच्चों को बेचारों को जब डोमेन रेंज निकालना होता है इतना बड़े, चल रिलेशन तो फिर भी ठीक है, ये √9 - x के पहले ही ना एक माइंडसेट बना देते हैं, वो बच्चा भी वही माइंडसेट लेकर चलता है, ये बड़ा बेकार से टॉपिक। मैंने तो आपको बेटा 11th वाले बच्चों को बता दिया, 11th में कि पहले रिलेशन फंक्शंस इतना बड़ा टॉपिक था सिर्फ 11th में, ओनली 11th में, 12th में था ही नहीं। 12th का तो पहला टॉपिक ही क्या होता था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। लेकिन होता क्या था कि 90% से भी ज्यादा स्कूलों में इस टॉपिक को छुड़वा दिया जाता, करवाते ही नहीं थे, या क्योंकि स्कूल का अपना ही पेपर है, लास्ट में थोड़ा सा कुछ एक आधे बस कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह ये चीजें बता दी, खत्म। कंप्लेंट जाती थी सीबीएसई में, क्यों? क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे उसमें रिलेशन फंक्शंस बहुत वास्ट होता था, और मेनली वैसे आपको बता दूं रिलेशन फंक्शंस ज्यादा तो है ही क्या बेटा, ग्रेजुएशन लेवल पर। जब आप मान लीजिए बीएससी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो मैथमेटिक्स मैथ्स ऑनर्स करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा है रिलेशन। लेकिन 11th-12th में उन्होंने एक ये स्टार्ट किया था 11th में कि चल बच्चों को पता तो लग जाए क्या होता है, लेकिन वो टॉपिक छुड़वा दी जाते थे, कंप्लेंट जाती थी सीबीएसई में कि हमारे बच्चों को स्कूलों में करवाते ही नहीं है, तो कैसे आगे वो करेगा। ये तो कह नहीं सकते कि भैया जाओ अपना जो भी आकाश और ये चीजें हैं वीएमसी वगैरह इन पे प्रिपेयर करो, भाई स्कूल का भी तो कुछ काम होता है, कुछ करवाएं। तो उन्होंने क्या किया, हर स्कूल में तो जा नहीं सकते थे। मैंने अपने बच्चों को बताया कि हमारे जैसे डीएवी स्कूल है, हमारे डीएवी स्कूल में सेंट्रलाइज पेपर आता है, मतलब हेड ऑफिस से आता है, वो सब डीएवी के लिए सेम होता है। लेकिन आपको बताऊं बेटे, पेपर चेक हम ही करते थे। तो अगर मान लीजिए स्कूल में नहीं करवाया हुआ, मान लो, तो टीचर क्या करती थी, जाती थी, चलो भाई मान लीजिए मैं एक मियाँ वाली डीएवी है, उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं वो करवाते थे, उन्होंने नहीं करवाया किसी टीचर ने, ठीक है ना, उन्होंने आपस में जो भी 2-3 सेक्शन नहीं करवाया, तो उन्होंने जाकर बेटे क्वेश्चन नंबर 7 काट दो, इसकी जगह ये लिख लो, चेक तो उन्होंने करना, खत्म। वहां से अगर पेपर आ भी गया तो अब ऐसे ही कई स्कूलों में होता है, जैसे एपीजे स्कूल है, इनका एक सेंट्रलाइज पेपर आता है, किसी एक ब्रांच ने करवाया, उसने पेपर इधर भेज दिया, इन्होंने नहीं करवाया तो उन्होंने वो क्वेश्चन कट करके कुछ दूसरा लिखवा दिया। तब सीबीएसई ने क्या किया कि क्या किया जाए, उन्होंने इतनी चीज को, इतने टॉपिक को, ध्यान से सुनना, सबसे पहले इतना तो काट दिया, हटा दिया इतना, और जो इतना सा बचा था ना उसमें से इतना 11th में रख दिया, इतना 12th में रख दिया। अब 12th में फर्स्ट टॉपिक रख दिया कि कम से कम अब टीचर, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, अब तो करवाएगा। लेकिन आज की डेट में देखता हूँ 11th में बच्चों को कई बार वो टॉपिक एंड में करवा दिया, थोड़ा सा बस बता दिया, हो गया काम। और कुछ बड़ी डिटेल में भी करवाते हैं, मैं ये नहीं कहता, सब बहुत अच्छे से भी करवाते हैं, ठीक है। तो और क्योंकि एक माइंडसेट बन चुका होता है कि बड़ा बेकार सा टॉपिक है, ये है वो है, बड़ा अजीब सा है। मैं पता है मैं इस टॉपिक के बारे में तो क्या कहता हूँ बेटा, ये वो टॉपिक है, जब तीनों टॉपिक थे तब भी मैं कहता था जिस बच्चे को डीपली इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके भी 6 नंबर अगर आने हैं, जिसने रटना है उसके भी 6 आएंगे। ये वो चीज थी, फॉर्मेट के बेस पर भी कोई बच्चा कर दे जिसको समझ है या नहीं है, जब मैं करवाऊंगा आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो टोटली फॉर्मेट बेस्ड है, एक क्वेश्चन कर लो 50 हो जाएंगे, ये उस टाइप का है। बस कॉन्सेप्ट को तो समझिए, कम से कम आपकी डेप्थ में उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हम एक एक चीज को ध्यान से समझें कि क्या रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक, क्या ट्रांजिटिव। बाकी एक फॉर्मेट है, लिखना उसी के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। अब समझो क्या है, पहले मैं यहीं पर इसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे मेरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर फ्रॉम ए टू बी है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट, वो अपनी रिफ्लेक्शन के साथ, अपनी रिफ्लेक्शन के साथ, जैसे 1 1 1 2 2 3 3 4 4 यानी डबलेट,
वो मेरी इस रिलेशन में जरूर होनी चाहिए। अब कोई कहे कि सर ए से फ्रॉम बी, ये तो कभी भी रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकती। क्यों? जब हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही 2 2 है ही नहीं, तो रिलेशन में कहां से लिखा जाएगा? रिलेशन होती तो इसी का सबसेट है। तो हम बच्चों को तब एक समझाते हैं, ये आपने उस समय भी किया, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, उसको कहते हैं रिलेशन ऑन ए या इन ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो अगर मैं ए टू ए की बात करता बेटा, मतलब ए टू ए का मतलब 1 3 4, और इसमें ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से ही कर रहे हैं। तो तब आप मान लीजिए, मैं थोड़ा कम ले लेता हूं, चलो अब ले लेते हैं, टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पे आएंगे ना। अब इसमें अगर एक को एक बार समझाने के लिए मैं एक कम कर दूं, तो आपको मालूम है बेटा, अब इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, उसमें आप कहोगे सर देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, राइट। अब इसी रिलेशन को दोबारा लिखता हूं, ए बिलोंग्स टू, हमें उस समय तो इकट्ठा भी लिख देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। अब आप मुझे बताइए, इसमें से अब आप कहेंगे सर 1 1 भी आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 यस, 2 3 नो, 3 1 यस, 3 2 नो, 3 3 यस। आप समझ सकते हो बेटा? अगर किसी को ये समझना है तो बता देना। मतलब इसमें मैंने वो ऑर्डर पेयर चूज किए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि a माइनस बी से जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल बाई 2 है। तो इन सब में आप चेक कर सकते हो, सब डिविजिबल बाई 2 है। अगर अब मैं इस वाली रिलेशन की बात करूं, तो इस वाली रिलेशन के अकॉर्डिंग आप कहोगे सर 1 1 आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 आएगा यस, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आएगा, और 3 3 भी आएगा, राइट। अब समझना बच्चों, अब कोई कहता है सर क्या होता है रिफ्लेक्सिव? तो मैं कहता हूं बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है every element of A, यानी every for all x belongs to A, x comma x must belongs to R। मतलब हर एलिमेंट A का अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके हमारी रिलेशन में जरूर आना चाहिए। तो अगर आप अब R1 को वैसे ही देखोगे, आपको नजर आ रहा है, देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इस वाली रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है। इसका मतलब ये वाली रिलेशन 100% क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये वाली रिलेशन में भी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 2 2 मैंने मिस कर दिया, 2 2 भी लिखना है क्योंकि वो भी लेस देन होता है बेटा। तो 2 2 भी है, 3 3 भी है। मींस एक्स का हर एलिमेंट अपने साथ पेयरिंग करके मेरे रिलेशन में आ रहा है। मैं एक रिलेशन और लिखता हूं, एक किसी ने रिलेशन लिखो, ए बी, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो अब इस रिलेशन में आप कहोगे ग्रेटर देन 1, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, या मैं कुछ और रिलेशन ग्रेटर देन की बातें बहुत होगी, हम यूं लिखते हैं ए डिवाइड्स बी, भी नहीं, मैं कुछ और लेता हूं, ए माइनस बी यस इज एन ओड नंबर। चलिए, ये ओड नंबर हो, तो ओड नंबर हो तो आप कहेंगे इसका मतलब 1 2 आएगा सर, 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, और 3 2 आएगा। ये देखो अब इस रिलेशन में। अब कोई मेरे से पूछे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो मैं कहूंगा नहीं है। क्यों? भाई ए से बिलोंग करने वाले 1 2 3 कोई भी अपनी सेल्फ पेयरिंग के साथ नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। मतलब यहां तो ये भी एक कंडीशन है, मान लीजिए ए के अंदर 50 एलिमेंट होते, 49 तो सेल्फ पेयरिंग करके आ रहे हैं, और एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, जो एक एलिमेंट ऐसा है वो अपनी सेल्फ पेयरिंग करके नहीं आ रहा, तब भी हम क्या कहेंगे? दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिए, फॉर all x, for each x, for every x belongs to A, x comma x must belongs to R। मतलब A से बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करता हुआ रिलेशन में होना चाहिए।
अगर मान लीजिए ए के अंदर 10 एलिमेंट है, 10 में से 9 भी सेल्फ पेयरिंग करके आ रहे हैं और एक भी नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे नो। हम उसका काउंटर एग्जांपल दे देते हैं कि देखिए जी 10 जो है 10 वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 10,10 आर में नहीं है। जब भी हमें नेगेशन देनी होती है हम काउंटर एग्जांपल देते हैं, अदरवाइज जनरल एक फॉर्मेट बेस्ड आंसर है। आएंगे दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव का सिर्फ अभी लिखवाऊंगा मैं अलग, पहले तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर आपने बेटे इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना, लिखना तो बहुत आसान है। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन करोगे 50 कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमें एक रिलेशन दी जाएगी, और ज्यादातर रिलेशन मैं आपको ये भी बता दूं वो रोस्टर फॉर्म में नहीं देते बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में देते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो नजर ही आ जाता सब कुछ, हम सेट बिल्डर फॉर्म में देते हैं, तो स्टूडेंट को मतलब खुद सोचना भी पड़े कि एक तरह से अपने आप सोचो कि उसको रोस्टर फॉर्म सोचनी पड़ती है कि इसके अंदर ऐसे ये एलिमेंट्स आएंगे, तो क्वेश्चन अच्छा बनता है। रोस्टर फॉर्म देके सीधा पूछ लो कि भाई ये बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, तो वो देख लेगा इसके अंदर 1 2 3 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 यस। लेकिन इस टाइप से दिया जाएगा तो कुछ सोचना पड़ेगा ना उसको, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, सोचेगा कुछ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल x, फॉर ऑल का सिंबल होता है x बिलोंग्स टू a x कोमा x का ऑर्डर पेयर मस्ट बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आते हैं, तो बच्चा कहता है सर रिफ्लेक्सिव तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, बाकी तो जब आप सर क्वेश्चन कराओगे तो समझ आएगा। मतलब अभी तो थोड़ा सा माइंड में आ गया थोड़ा सा कि अगर कोई रिलेशन P टू P है तो P के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेल्फ पेयरिंग करके मेरे रिलेशन में आने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो मैं लिख दूंगा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक का मतलब समझिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरी इस रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए कॉमा बी, तो वहां पर बी ए बी होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर इस पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी है। तो इसका मतलब ये वाली जो रिलेशन है ना, ये वाली रिलेशन, ये बेटा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बट सिमेट्रिक है। अब कोई कहता है मान लो, जैसे इसमें एक एलिमेंट में और लिख देता, मान लो 1 2 2 1 3, मान लो 1 3 लिखता, 1 2 का 2 1 भी है, 2 3 का 3 2 भी है, और एक खाली 1 3 होता, लेकिन 1 3 के लिए 3 1 नहीं होता, तो फिर वही बात होती है, हम कहते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक के लिए है कि अगर कोई भी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का पेयर, ऐसा ऑर्डर पेयर उससे बिलोंग कर रहा है, तो उसका रिवर्स ऑर्डर करके इससे बिलोंग करना चाहिए, तो तब वो जाकर क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। अब थर्ड वन, सिमेट्रिक का तो बल्कि कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आसान है, मतलब कम्यूटेट करके उल्टा ऑर्डर से जरूर होना चाहिए। अगर मान लो उस रिलेशन में 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए, 7 11 है तो 11 7 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। मान लीजिए उसके अंदर 50 पेयर है या 51 पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर लिखूंगा, हर 25 का उल्टा है, लेकिन एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका उल्टा नहीं है, तो मैं कहूंगा इट इज नॉट सिमेट्रिक। उसका काउंटर एग्जांपल दे दूंगा कि देखिए जी भैया 251 इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन 51,2 इससे बिलोंग नहीं कर। रिफ्लेक्सिव में तो हमें सोचना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव में तो सभी एलिमेंट्स जितने भी ए से बिलोंग कर रहे हैं वो अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके आए, लेकिन सिमेट्रिक में ये देखना होता है कि अगर कोई ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मान ले एक रिलेशन में खाली ये लिख दूं, ये देखो ओनली 1 1 2 2 और 3 3, खाली ये। कोई मेरे से पूछे कि क्या सर ये रिफ्लेक्सिव है, मैंने कहा यस, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से 3 3 को हटा दूं और फिर मैं पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मैं कहूंगा नो, सिंस 3 बिलोंग्स टू ए, सिंस, बेटा सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, स्पेशली एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये चीज समझना, इसीलिए हुआ बन जाता है कईयों को, अगर इसको पूरे सीरियसली होकर नहीं समझोगे नहीं समझ आएगा। अगर 3 ए से बिलोंग कर रहा है, लिखूंगा बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर कोई कहता चलो इसके अंदर 3 3 भी है, तो मैंने कह दिया क्लियरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, x, x बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्सिव।
अब मुझे किसी ने पूछा क्या सर ये सिमेट्रिक है, तो आप बेटा ध्यान से सुनना। अब इसमें कोई भी मुझे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नजर नहीं आ रहा जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का हो। अब सीधी बात है, फॉलेसी के लिए अगर मैं किसी चीज को गलत प्रूव करना चाहता हूं, भाई नहीं देखो इसमें 2 3 या 3 2 नहीं है, जब मेरे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है, मान लो इसमें 3 2 नहीं है, अगर 3 2 होता तभी तो मुझे आगे पे बढ़ता, अभी चेक करता हूँ 3 2 है 2 3 है या नहीं है, अगर है तो लिख दूंगा सिमेट्रिक, नहीं है तो लिख दूंगा नॉट सिमेट्रिक। लेकिन इसमें कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इस केस में ये हमेशा सिमेट्रिक होगी। अब कोई कहता कैसे, मैंने कहा चलो 1 1 को ले ले, 1 1 है इसके अंदर, इसका उल्टा क्या होगा 1 1, वो भी है। इसमें 2 2 है, इसका ऑर्डर उल्टा कर 2 2, वो भी है। 3 3 है, तो उस यानी कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर टू मेक इट सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए बी ही इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में 100% ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यानी आपको काउंटर करने के लिए पहले कोई चीज होनी चाहिए ना, उसी के बाद तो मैं कहूंगा। अब आप 10th का एग्जाम कोई बच्चा देगा तभी तो पास फेल होगा, अब 10th का एग्जाम ही देगा उसके बारे में क्या बात करूंगी पास होगा या फेल होगा। तो सेम चीज है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी हैव टू सी whether BA belongs to R or not. If BA belongs to R, then it is symmetric. If BA does not belong to R, then it is not symmetric. लेकिन अगर उसके अंदर A भी बिलोंग ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। ठीक है, हालांकि ये सिमेट्रिक बड़ा इजीली समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव। मैं अभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर चलूंगा, आप देखना क्या मजेदार क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है उससे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, अब दोबारा बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या ए टू ए की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जब भी रिलेशंस इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं वो देते ही हुए हैं ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन एन, फ्रॉम ए टू ए। ए से बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके, रिफ्लेक्सिव मतलब अपनी रिफ्लेक्शन के साथ, डबलेट अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके हर एलिमेंट हमारी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन अपनी रिफ्लेक्शन के साथ अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके हमारी रिलेशन में नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक में ये चेक करना है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर टू मेक इट सिमेट्रिक। अब आती है ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव को ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने कहा ना जब हम क्वेश्चन करेंगे वाक्य ही सिमेट्रिक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, वो तो ऑर्डर उल्टा देखना है, बस ऑर्डर उल्टा करके है या नहीं है। इसको ध्यान से समझिए ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए मैंने देखा मेरी रिलेशन में 1 3 है और 3 2 भी है, ये भी बिलोंग कर रहा है ये भी बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुनना। तो उस केस में ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 जरूर बिलोंग करना चाहिए आर से। यानी यूं कहा जाता है कि अगर मान लो ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए मतलब ए बी और फिर जो उसकी सेकंड एंट्री है एक ऐसा नेक्स्ट ऑर्डर कोई ऑर्डर पेयर हो जिसमें वो फर्स्ट एंट्री हो, उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी भी बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन बात यहां फिर वही आती है, सुनना ध्यान से। अगर मान ले कोई बच्चा कहता है सर मान लो किसी रिलेशन में 1 3 हो और 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो, 1 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो उस केस में वो 100% ट्रांजिटिव हो। यानी आपको काउंटर करने के लिए, नेगेशन करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए ना, देखो जी इसके अंदर 2 3 है और 3 5 है लेकिन 1 5 नहीं है। लेकिन अगर 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो उस केस में वो हमेशा क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। बाकी तो लिखेंगे तो समझ आएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे ज्यादा आसान, तीसरी चौथी बार बता रहा हूं कि सारे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के अपने साथ सेल्फ पेयरिंग करके होने चाहिए। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ लिया, आपको सिमेट्रिक बड़ा आसान लग रहा होगा कि अगर ए बी है तो बी ए जरूर होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर उस रिलेशन में कोई ऐसे दो ऑर्डर पेयर ए बी और फिर बी से शुरू होने वाला सी बी सी है, उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी बिलोंग कर रहा है। अगर ए सी बिलोंग कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर ए सी बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उस पूरी रिलेशन में मैंने देखा ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर है ही नहीं, उस केस में भी वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है ना।
इफ देन होता ना बेटा, कुछ होगा तभी तो हम नेगेशन देखेंगे, लेकिन अगर ए बी 3 7 है और 7 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, तो उस केस में वो हमेशा ट्रांजिटिव होगी। यानी अब देखो मैं एक चीज लिखता हूं, इसी सेट ए पे 1 2 3 मैंने देखा एक रिलेशन में मैंने सिर्फ ना 2 3 लिख दिया, ओनली 2 3, सिर्फ एक ही एलिमेंट। मैं पूरी क्लास इसी पे समझाने जा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब मैं लिखूंगा तो आप कहेंगे सर हम अपने आप कर लेंगे। 2 3। अब मुझे किसी ने पूछा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, एक भी नहीं है। बल्कि दो होते और तीसरा ना होता तब भी मैं नेगेशन करता, नो करता। या तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा एक्स का जो ऑर्डर पेयर है मस्ट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर किसी ने कहा इज इट सिमेट्रिक, आप कहोगे सर 2 3 बिलोंग कर रहा है हेयर, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पर, थर्ड, ट्रांजिटिव। शायद कईयों ने आंसर अपने वहां दे ही दिया होगा, यस इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? 2 3 है, ए बी है, लेकिन बी सी बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो क्या काउंटर करूं? तो इस केस में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि इफ 2 3 बिलोंग्स टू दिस बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, अगर होता तभी तो मैं थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को चेक करता, तो इस केस में ट्रांजिटिव है। सो ये मैंने एक ऐसी रिलेशन लिखी है जो नीदर नो रिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव। अब एक किसी ने कहा अच्छा सर अब ये बताओ 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन कैसी है सर? मैंने कहा दिस इज रिफ्लेक्सिव, आप समझ गए। अब किसी ने कहा सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक। क्यों? कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ही नहीं है। अगर सेम डबलेट वाले को देखूंगा तो उनके तो उल्टे करके मतलब बिलोंग कर ही रहे हैं, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, बिलोंग कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब किसी ने कहा सर ये ट्रांजिटिव है, तो अब मेरी बात फिर ध्यान सुनना। देखो बेटा इसमें 1 1 है, लेकिन 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। मैंने 2 2 को देखा, 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 3 है, 3 से आगे वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये वाली जो रिलेशन है बेटा मैं आपको बता दूं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको बता दूं ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर दिस सेट 1 2 3 के, यानी सिर्फ डबलेट वाले एलिमेंट्स हो तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। कोई ये कहे सर मैं इसको छोड़ दूं और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहेगी। जब रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगी तो छोड़ो, चाहे सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इट मींस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन होनी जरूरी है। तो अब कैसे क्वेश्चन, अभी अभी भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी समझो, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। अब एक काम करते हैं, सुनो बेटा, ये मतलब मेरी तरफ से कुछ था, ठीक है? तो मैं अभी जो कुछ रब कर रहा हूं उसको हटा के बाकी जरूर नोट करना। फिर देखिए है ना, मैं थोड़ा सा और लिखूंगा, पहले सबके लिए कुछ ना कुछ लिखूंगा और उसके बाद आप नोट करना। फिर जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। अभी तो चाहे मैंने जो समझाया नोट भी कर सकते हो एज इट इज। सेकंड, सिमेट्रिक इज व्हाट, मैं लिखूंगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर टू मेक इट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव, if
AB belongs to R and BC belongs to R, then A comma C must belongs to R to make it transitive. और अभी जो मैं नेक्स्ट आपकी बुक के क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो आप देखो इसको और कितनी अच्छी तरह से समझते हो। अभी तो बेटा इसको क्लिक करके हाथ ऊपर करना जल्दी से फटाफट, और बड़े हंसाने वाले क्वेश्चन भी आएंगे आज की क्लास में। जल्दी से प्रियंका, गरिमा, 2-3 लाइन नहीं है, कहीं ने साथ साथ नोट कर लिया क्या जो इतनी जल्दी हाथ ऊपर हो गए? खाली क्लिक नहीं करना, नोट डाउन करना है, ठीक है ना? नोट डाउन करना है, ये क्लिक नहीं करना। मैंने क्लिक कह दिया हो तो गलती होगी, इसको नोट डाउन करना। अब आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिलहाल आप इनको तो बेटे कैसे कर सकते हो, आपको मालूम है, अगर आपको याद हो सेम क्वेश्चन आपकी क्लास 11th में था और आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते थे। हाथ नीचे करो बेटा, कहीं हाथ अभी ऊपर है। तो इसमें मुझे इस रिलेशन में मुझे उन ऑर्डर पेयर को लिखना है जिसमें 3x मतलब पहले वाले का ट्रिपल दूसरे के इक्वल हो, यानी देखा जाए तो 3x माइनस y इक्वल 0 का मतलब होता है, हम 11th में भी समझाते थे, इक्वल टू y, मतलब सेकंड एलिमेंट इज थ्राइस ऑफ फर्स्ट। तो आप कहेंगे सर इसमें, अच्छा एक और चीज बताओ, ए क्रॉस ए, पता है ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? 196, क्योंकि इसके अंदर 14 एलिमेंट है, दूसरे ए में भी 14, तो ए क्रॉस ए में 196 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उन 196 ऑर्डर्ड पेयर में से आपने उन ऑर्डर्ड पेयर को चूज करना है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो आएगा 1,3, एक आएगा 2,6, एक आएगा 3,9 और एक आएगा 4,12, 5,15 आ सकता। तो आप अब आप कहोगे सर नजर ही आ रहा है क्लियरली, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव, ऐसा कहोगे? अब कोई कहता है रुको सर, ट्रांजिटिव के लिए सोचना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो नजर ही आ रहा है, एक भी ऑर्डर डबलेट नहीं है, तो बाकी तो छोड़ दीजिए, एक भी नहीं है, तो मैं उसके लिए नेगेशन के लिए लिख क्या सकता हूं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड किसी ने इसी का ही, यानी ए, फर्स्ट का ए पार्ट। अब बी किसी ने कहा अच्छा बताइए सिमेट्रिक है, मैंने कहा सिंस, नेगेशन तो बहुत आसान होती है, 1,3 भैया बिलोंग कर रहा है आर से, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने कहा ना ये दोनों बड़े क्लियर नजर आ जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम कई बार किस होते हैं? ट्रांजिटिव में। अब सुनो बच्चों, अब यहां पर 1,3 है, पहले ऑर्डर पेयर को उठाया मैंने 1,3, और यहां मुझे नजर आ रहा है 3,9 है, 3 से शुरू हो रहा है, 1,3 भी है, 3,9 भी है, लेकिन 1,9 नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मान लो 1,3 होता, 3 वाला कोई ऑर्डर पेयर ही ना होता, तब तो मैं क्या कहता 1,3 है 2, अगर ये मान लो बीच में से हटा दूं एक बार, 1,3 अभी 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 2,6 6 से शुरू होने कोई नहीं, 4,12 12 से शुरू होने कोई नहीं, तो ये ट्रांजिटिव होती। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आ गई, क्योंकि इसके अंदर 3,9 भी है, तो मैं यहां लिखूंगा सी पार्ट में, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज क्लियर हुई होगी। एक एग्जांपल लेती, जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 7 8 10 करते जाएंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? जिसको क्लियर नहीं है वो हाथ ऊपर करे, क्योंकि मैं अगर कहूंगा ना क्लियर है, जिनको हाथ ऊपर करो, तो फिर बहुत सारे हाथ ऊपर हो जाएंगे, कम से कम अब वो पता तो लगेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको क्लिक कर लो यार, नोट क्या करो, इसको क्लिक कर लो, लेकिन आज अपनी मेहनत कर लेना बेटा। मैं लास्ट क्लास में मैंने बोला था थोड़ा सा मैं तुम्हारा टाइम सेव करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीजें छोटी छोटी सी हैं उस पर आप 1 घंटा बाद में भी लगाओ मेरी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? चाय वाय पीकर, कोई बात नहीं, जब जो भी दूध
ड्रिंक वगैरह जो दूसरे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी हो तो अपना उसके बाद, ठीक है ना, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीना हो बादाम डालकर जरूर पिया करो। आजकल अब इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, ठीक है। चलो अब देखो मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। देखो बेटा, एक है सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन। अच्छा, ऑन सेट एन भी बोलते हैं, इन सेट एन भी बोलते हैं, मतलब फ्रॉम एन टू एन। अब इसमें एक चीज इन्होंने सेकंड पार्ट में क्लियर कर दी, ध्यान से देखिए। ये भी आप देखोगे कि आपकी 11th क्लास में था, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू में x प्लस 5 और बता दिया x लेस देन 4। याद है, ये क्वेश्चन भी था सेम। अब इसको भी अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, मैं कहूंगा यार रोस्टर फॉर्म में मुझे पता लग गया कि x 4 से कम लेना है। 4 से कम मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3। तो 1 2 3 अगर लेना है मुझे, x की वैल्यू पता लगी 1 2 3, तो यहां पर अगर मैं 1 डालूंगा तो एक आ जाएगा 1,6, 2,7 और 3,8। तो अब देखो बच्चों, अब क्लियर नजर आ रहा है ये। अब मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब देखो ये ट्रांजिटिव है तो लिखेंगे नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव, बट इट इज, मतलब इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ लो। मैंने बार बार बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एकदम माइंड में आता है। ट्रांजिटिव के लिए ये बहुत नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी और बीसी होंगे तभी हम एसी को चेक करेंगे। लेकिन उसमें ए बी होगा और बीसी, बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पर देखो बेटा 1 6 था, बट 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 3 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला, तो इट मींस इट इज ट्रांजिटिव। ऐसा ही थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट में बेटा फिर वही काम किया इसने, एक सेट दे दिया ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, और रिलेशन दे दी आर। ये भी आपको याद आ जाएगा, जिसने भी 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये समझो, जानबूझ के एनसीईआरटी को भी पता है कि 11th में कहीं उन्हें पढ़ा ही नहीं होगा, छोड़ना इस टॉपिक को, एक 4 नंबर का आएगा बाकी पढ़ लो, अजीब सा है। तो उन्होंने इसलिए वही क्वेश्चंस दोबारा दे दिए। एक्स वाई, y is divisible by, y is divisible by x, ठीक है। अच्छा, अपने माइंड में सोच लो कि मेरे पास जो a क्रॉस a आने वाला है उसके अंदर 36 ऑर्डर पेयर होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, है ना। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है कि 36 है, सिर्फ आप उसमें से उन ऑर्डर पेयर को लिखिए जिसमें y जो है डिविजिबल हो, मतलब बाद वाला एलिमेंट डिविजिबल हो। तो एक तो 1 1 जरूर आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा। हर एक में देखो y का मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल है। फिर किसी ने कहा 2 1, मैंने कहा नहीं आएगा, तो 2 1 कैसे आ सकता है? 2 1 का मतलब है कि ये जो 1 है 1 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर किसी ने कहा अच्छा 2 2 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा और 2 6 आएगा। फिर 3 3 आएगा, 3 6 आएगा, 4 4 आएगा, ठीक है ना, 4 सेकंड एलिमेंट। अब कोई कहे सर 4 2 आएगा, नहीं, 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 5 आएगा और 6 6 आएगा, बस इसको आप चेक कर सकते हो। इसमें हर एक जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल है। क्योंकि जब बेटा किसी की रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं फिर तो हमें पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। हम यहाँ कहेंगे देखो इट हेयर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब कोई क्या सिमेट्रिक है? रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x कॉमा x बिलोंग्स टू r। मैंने रीजन भी लिख दिया। अब किसी ने कहा अच्छा सिमेट्रिक बी। सिमेट्रिक के लिए मैंने देखा यार, सिंस डबलेट को छोड़कर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर पे आइए 1 2,
मैंने कहा जी 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले वाले से रिजेक्शन आ गई। मैंने कहा ना, कोई कहे सर आगे भी तो देखो 1 3, अरे आगे वालों के मैं कहता हूं सबके हों भी, तो जब 1 2 के लिए 2 1 नहीं है तो बाकियों के लिए होगा भी, तब भी मैं क्या कहूंगा? मैंने क्या बोला था, मान लीजिए उसमें 10 पेयर ऐसे हैं जिनके उल्टे करके आ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर चेंज करके, लेकिन एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका नहीं आ रहा, तब भी वो क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। उसी को हम काउंटर एग्जांपल बनाएंगे। सी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अच्छा, हमेशा पता है ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको भी ये भी समझा दूं, डबलेट वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिया करो, जो डिस्टिंक्ट वालों को चेक किया करो। 1 2 1 2 यहां पर है, पहले सबसे पहले 1 2 को देखा, अब 2 से शुरू होने वाले ध्यान से देखना, डबलेट पे जाने की जरूरत नहीं है। कैसे? कोई कहता है क्यों नहीं सर, अगर तू इसको देखेगा 1 2 2 2, तो अब आप सोचो, इधर देखो 1 2 आपको बिलोंग कर रहा है सर, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 वो खुद यही होगा, इसलिए डबलेट के साथ कंपेयर कब मत किया करो। हाँ, 1 2 है और 2 4 है, तो चेक करो क्या 1 4 है? आपने कहा यस है, ओके। 1 अभी इसी को पकड़ा हुआ है मैंने, 1 2 है और 2 6 है, 1 2 और 2 6, तो क्या 1 6 है? यस है। चलिए जी, अब 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 1 2 का काम खत्म हो गया, अब 1 3 पे आ जाइए। 1 3 और 3 से शुरू होने वाला ये 3 6, 3 3 को लेने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, 1 3 3 6, तो 1 6 है। अब 3 से शुरू होने कोई नहीं, इसका काम भी खत्म हुआ। 1 4 पे आइए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर उठाना है और उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करना है, जैसे 1 4 है तो 4 से शुरू होने वाला, और 4 डबलेट पे मत जाया करो, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर तुम डबलेट पे जाओगे कि 1 4 है और 4 भी है, तो आप समझ सकते हो आएगा फिर वही 1 4 वो खुद ही ऑर्डर पेयर होगा, वो तो होगा। इसलिए हमेशा कंपेयर किससे करना है? जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले हैं। तो 1 4 के बाद इसमें अब डिस्टिंक्ट वाला कोई है नहीं, कोई कहता है सर ये तो है ना 1 4 4 4, तो 1 4 तो खुद दिया, मेरी बात समझ रहे हो? 1 4 4 4 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये चेक करना था, यानी ये मेरा ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो 1 सी होना चाहिए, ये 1 सी खुद दिया। ऐसे 1 5 पे आओ, ऐसे 1 6 पे आओ, अब डिस्टिंक्ट पे आगे 2 4 पर आगे भी ये नहीं कि खाली 1 वाले देख लिए, डिस्टिंक्ट पे 2 4 के लिए कोई और ऐसा 4 4 से कंपेयर करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, वो तो खुद 2 4 आएगा। 2 6 डबलेट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये काम भी इसका भी हो गया। 3 6 डबलेट है, बस इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। यानी ट्रांजिटिव के लिए दोबारा बता रहा हूं, अब आपने समझ भी लिया होगा, ये ट्रांजिटिव थोड़ा समझना है। ट्रांजिटिव के लिए आप बेटा जो डबलेट वाले हैं उनको तो एक समझो साइड में कर दो, उनको सोचो है ही नहीं ये, मैं एक बार टाइम बिंग मतलब हटा रहा हूं, क्योंकि उसके साथ कंपेयर करने का दिखा दिया कोई फायदा नहीं होता। 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 वो खुद ही होगा। मान लीजिए एक टाइम बिंग मैं एक बार इसमें से डबलेट हटा रहा हूं, टाइम बिंग, अब देखो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले हैं। अब किसी ने कहा 1 2, अभी 2 से वाला 2 4, 1 4 है, 1 2 2 6 1,6 है, 1 3 3 से 3 6 1 3 3 6 1 6 है, 1 4 4 से कोई है ही नहीं, 1 5 5 से है ही नहीं, 1 6 है ही नहीं, 2 4 4 से कोई नहीं है, 2 6 6 से कोई नहीं है, 3 6 6 से कोई नहीं है, क्योंकि डबलेट के साथ कंपेयर करूंगा तो वो तो वही का वही एलिमेंट आएगा। तो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है इस चीज को करना, कि जब आप अपने माइंड से डबलेट हटा देते हो, तो ये वाली जो रिलेशन है ये हमारी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो हम ये लिखेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। मैं आपको बता दूं बेटा, काउंटर एग्जांपल तब नेगेशन पर हमेशा काउंटर एग्जांपल दिया जाता है, तो नेगेशन होगी तो आपके सामने पहले वाली ना तो रिफ्लेक्सिव जो ये वाली थी, सेकंड वाली ना सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव थी, ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको भी आप क्लिक करिए, इसको भी आप क्लिक करिए। ठीक है, जाते जाते अब एक सुंदर सा क्वेश्चन करवा जाता हूं, पहले मैं थोड़ा हंस तो लो।
बड़ा कहते हैं बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है और ये है, देखो अभी हंसाने वाला बना देते हैं, ध्यान से देखना। इसका फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है रिलेशन आर, ध्यान से सुनना, और बड़े मजेदार चीज है ये। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक सेट है ए, मतलब इसमें ह्यूमन बींग है, मतलब राम श्याम सीता गीता सब कुछ है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, राम श्याम सीता गीता, ठीक है, GEET भी लिख सकते हैं, कोई सीता गीता अनीता कुछ भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, जब आपको मालूम है रिलेशन इन ए है तो फ्रॉम ए टू ए होगी, मैंने एक ए और लिख दिया, राम श्याम सीता गीता। अब आप बताओ बेटा, ह्यूमन बीइंग की पूरी लोकेलिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन है, ए क्रॉस ए में आप कहोगे सर इनफाइनाइट ऑर्डर पे आएंगे, राम 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 श्याम, आजकल तो वैसे भगवान का नाम है करना चाहिए, तो चलो क्वेश्चन में कुछ बोल के भगवान का नाम ही ले रहे हैं, राम 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 श्याम राम सीता राम गीता, फिर ऐसे ही श्याम राम श्याम 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 सीता श्याम गीता, ऐसे पूरे ऑर्डर पे लिखिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखना, आर एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अब आप बताओ, मतलब कहता है कि इनमें से उन लोगों के ऑर्डर पेयर चूज करना जो सेम प्लेस पर वर्क करते हो। तो मैं आपसे पूछूं, क्या राम राम मैं लिखूंगा नहीं? पहले वाला पर्सन भी वही है, दूसरा भी वही सेम है, तो सेम पर्सन है तो सेम प्लेस पर तो वर्क करते ही होंगे। इसका मतलब हर डबलेट वाला एलिमेंट हमें रिलेशन में आएगा, सीता सीता श्याम श्याम गीता गीता, मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों पर्सन जो है, जो फर्स्ट एंट्री है और सेकंड एंट्री है, सेम प्लेस पर वर्क करनी चाहिए। मान ले सभी डीएवी स्कूल में जॉब करते हैं, अगर राम करता है तो मैंने, अच्छा उसमें से मैंने सिंपल सी बात है, जब कोई कहीं भी काम करता होगा, अगर गीता गीता वो मान लीजिए वो किसी कंपनी में जॉब करती है, जिस कंपनी में, तो दूसरा पर्सन सेम ही होगा तो सेम में करेंगे, ठीक है ना। जब आप सेम पर्सन की डबलेट लिखोगे तो सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। तो वो लिखना कैसे है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी तो मैं ये कहा कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, बिकॉज टू सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि डबलेट में सेम पर्सन है तो सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। अब ना मैंने जैसे किसी स्टूडेंट को ना दिया था, मैंने कहा यार इसमें से ना सारे वो बंदों को चूज कर जो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो उसने देखा राम और जो गीता है, राम और गीता वो दोनों के दोनों जी न्यूज में काम करते हैं। तो उसने उठा करना अपने रिलेशन में राम कॉमा गीता का ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। मैंने देख लिया कि इस स्टूडेंट ने ना राम गीता लिखा है, तो जरूर राम और गीता का जो वर्क प्लेस होगा ना सेम होगा। तो आप मुझे बताइए, जब आगे चलते चलते उसने लाखों करोड़ों लिख रखे हैं, उसमें मैं चेक करूं कि भैया इसने गीता और राम भी लिखा है या नहीं लिखा। तो आप खुद सोचो कि अगर उसने राम गीता लिखा होगा तो यही तो देखा होगा राम और गीता एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उसने जरूर गीता राम भी लिखा होगा। तो अगर यानी उसके अंदर एक्स वाई लिखा है उसने, एक्स कोमा वाई या ए कोमा बी, इट मींस वर्क प्लेस ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क प्लेस ऑफ बी, सेम है। तो डेफिनेटली वर्क प्लेस ऑफ बी और वर्क प्लेस ऑफ ए वो भी सेम होगा। इसका मतलब अगर उसने ए बी लिखा तो जरूर बी ए भी लिखा होगा। अब थर्ड आती है ट्रांजिटिव पे। मैंने ट्रांजिटिव में देखा उसने ना राम गीता भी लिख रखा था और गीता शाम भी लिख रखा था। क्या मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत है कि इस वाले रिलेशन में कहीं पर राम और श्याम भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? खुद सोचो कि अगर मान लीजिए राम और गीता लिखा हुआ है तो दोनों का वर्क प्लेस सेम था, मान लीजिए इसका वर्क प्लेस भी जी न्यूज, इसका भी जी न्यूज। अगर उसने गीता शाम लिखा है तो इसका मतलब गीता और शाम का भी वर्क प्लेस सेम होगा, इसका मतलब इसका भी जी न्यूज इसका भी जी न्यूज, तो 100% इसने कहीं पर राम और श्याम भी जरूर लिखा होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। यानी ये जो रिलेशन है, कैसे लिखना है पैटर्न वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपकी सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। 2 मिनट अब और एक डी पार्ट ले रहा हूं, डी पार्ट आप भी पढ़ सकते हो। डी पार्ट में लिखा हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई।
चलिए अब आपसे पूछते हैं, मतलब अब इसमें आपने उन ऑर्डर पेयर को चूज करना है जिसमें एक्स जो है वाई की वाइफ है। आप बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? आयुष आप बताओ, इज इट रिफ्लेक्सिव? यस और नो? मुझे एक दो आंसर चैट बॉक्स में आ गए हैं, कार्तिक गोयल का, प्रणवी का, तो चल अनु से पूछ लेते हैं। अनु यस और नो? बोल तो दो बच्चों, यस या नो, जल्दी बोल। नो सर। नो, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बस। आयुष आप बताओ, यस और नो? आयुष, आशीष, आयुष का तो नो, अतुल नो, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ, सिंपल सी बात है यार, कोई भी बंदा अपनी वाइफ तो होगा नहीं, या कोई लड़की अपनी वाइफ तो होगी नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं सेम नाम, सीता सीता, सीता सीता की वाइफ थोड़ा होगी, या राम राम, राम राम की वाइफ थोड़ा होगा। नो वन इज वाइफ ऑफ हिमसेल्फ पब्लिक हरसेल्फ। इसका मतलब इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होगा डबलेट वाला। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अब सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक है, भव्या बताएगी सिमेट्रिक? नो सर। नो, ओके। अच्छा, बहुत सारे नो आ रहे हैं। कार्तिकेय आप बता दो, इज इट सिमेट्रिक? नो सर। नो। अब चलो यहां पर भी पहुंच जाते हैं हम। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो मैंने इसमें एक ऑर्डर पे लिख लिया था राम सीता, सॉरी सीता राम, सीता जो है राम की वाइफ है, एक्स जो है वाइफ है। सिंपल सी बात है, अगर आपने सीता राम लिखा तो राम सीता तो कभी होगा ही नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि अगर इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्रेजेंट है, मैंने कहा यस ये है जी, इसका मतलब क्लियर है कि ए जो है बी की वाइफ है, तो बी ए तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके साथ बी इसका क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग करेगा, बी ए नहीं करेगा। अब बताओ, इज इट ट्रांजिटिव? गरिमा से पूछते हैं। गरिमा बता, इज इट ट्रांजिटिव? बोलो। सोच समझ के बताइए लड़की। नो। नो, अच्छा। जॉय आप बताओ, यस और नो? सीधा बता जल्दी से, यस और नो, फटाफट, टाइम हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, और नीचे जाते हैं। खुशी आप बताओ बच्चे। सर शायद यस। शायद यस, चल ठीक है, शायद तो बोला, कोई बात नहीं। वैष्णवी आप बताओ बच्चे। बोलो वैष्णवी। नो। नो। शिव आप बताओ। श्रेयाश आप बताओ। अच्छा चल ऐसा करते हैं, रुको रुको एक मिनट को, जो कह रहे हैं यस हाथ ऊपर कर लो। जो कह रहे हैं यस, यस वाले 8-9 बच्चे, एक बार हैंड्स डाउन। अब नो वाले हाथ ऊपर कर लो। नो वाले हाथ ऊपर करो जल्दी से। नो वाले 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और होने चाहिए। यहाँ पे 28 बच्चे बैठे हुए हैं, 8-9 ने उसमें हाथ ऊपर किए थे, 12 यहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, दिस इज ट्रांजिटिव, यस। अब आप कई जो जिन्होंने नो कह रहे हैं सोच रहे हैं ऐसा क्यों? बेटा यही तो चीज समझनी थी, ध्यान से देखना। अगर इस वाले रिलेशन में मान लीजिए एक्स ए बी प्रेजेंट है, मान लो ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या आप सोच सकते हो कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो बी से शुरू हो रहा होगा? कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए जो है ना वो बी की वाइफ है, इसका तो बी जो है वो मेल है।
इस वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें पहली फीमेल है और दूसरा मेल है, ठीक है। अगर वो दूसरा मेल है तो उससे शुरू होने वाला तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं होगा। मतलब जो मतलब हमारी परंपराएं हैं, मतलब आजकल परंपराएं टूट रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम संस्कारों संस्कृति की बातें करेंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो इसमें बी सी बिलोंग कर ही नहीं सकता। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इट मींस ए इज वाइफ ऑफ बी, सो हियर ए इज फीमेल एंड बी इज मेल। तो यानी इस वाले रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री, क्योंकि पहली एंट्री हमेशा वाइफ है तो फीमेल है, तो मेल से शुरू होने वाली कोई एंट्री नहीं होगी, तो उस केस में ये 100% क्या है, ये ट्रांजिटिव है। यानी इसके अंदर ए बी होगा और बी ए होगा ही नहीं, ठीक है। आयुष कुछ कहना चाहते हो? अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसी, अभी वाइफ ली है, ब्रदर सिस्टर लेकर बात करूंगा। तो मतलब ये क्वेश्चन कोई कहता है सर ऐसे एग्जाम में आता है, नहीं, ये एक्चुअली रिलेशन को समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ना ट्रांजिटिव में बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे रिफ्लेक्सिव बड़ी इजीली समझ लेते हैं, सिमेट्रिक समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ओनली वी कैन सी वेदर ए सी बिलोंग्स टू आर और नॉट, ठीक है। लेकिन अगर ए बी और बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 100% वो हमेशा क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी, ठीक है ना। किसी चीज की रिजेक्शन के लिए हमारे पास काउंटर होना चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। अच्छे से मेहनत कर लेना। उन मैट्रिक्स ट्रीटमेंट के मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन भेज दिए थे, उनको अच्छी तरह से कर लेना। इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, ये जब मैं करवाऊंगा तभी करना, उसको पहले कर लो अच्छी तरह से, निचोड़ दो 1 मार्कर को।